हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और श्री कृष्णा कॉलेज मनोरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रमाकांत शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द वॉटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल। डीएनए मॉडल ऑफ वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है। इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वॉटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल। ठीक है, देखिए सामने वॉटसन और क्रिक का जो डीएनए मॉडल था वो वास्तव में इनका मॉडल नहीं था, ये किसी पर आधारित था। और किस पर आधारित था? दो वैज्ञानिक हुए हैं, एक का नाम है फ्रैंकलिन, एक वैज्ञानिक का नाम है फ्रैंकलिन और एक वैज्ञानिक का नाम है विल्किंस। ये दोनों के दोनों वैज्ञानिक किंग्स कॉलेज लंदन, जो कि कहां पर है, लंदन में, वहां पर डीएनए की क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। ठीक है। फ्रैंकलिन एवं विल्किंस नामक वैज्ञानिक किंग्स कॉलेज लंदन में डीएनए की क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। किसके द्वारा स्टडी कर रहे थे? एक्स किरणों के द्वारा। मतलब वो एक्स किरणों की सहायता से डीएनए का क्या प्राप्त करना चाहते थे, चित्र प्राप्त करना चाहते थे, डायग्राम प्राप्त करना चाहते थे, उनके पिक्चर प्राप्त करना चाहते थे। और उन्हें इस कार्य में भी सफलता प्राप्त हुई। किसको? फ्रैंकलिन तथा विल्किंस ने डीएनए की एक्स किरणों के आधार पर क्या प्राप्त किए, कि फोटोग्राफ प्राप्त की या फिर एक चित्र प्राप्त किया। ठीक है। वह तरीका जिसके द्वारा इन्होंने फोटोग्राफ प्राप्त की थी उसे कहा जाता है एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। इस तरीके को कहा जाता था एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है। तो यहां पर जो आपकी सीबीएच बुक्स होती हैं कॉलेज के लिए, उन सीबीएच बुक्स के पेज नंबर 19 के ऊपर या 19 के आसपास 18 ऐसे किसी पेज के ऊपर यहां पर जो वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने डीएनए की संरचना की सबसे पहले स्टडी की थी, उसमें फ्रैंकलिन की जगह नाम दिया हुआ है मॉरिस। आप देखेंगे जब सीबीएच की बुक तो आपको फ्रैंकलिन की जगह कौन सा नाम मिलेगा? मॉरिस नाम मिलेगा। देखिए सीबीएच के अनुसार ये भी सही है कि मॉरिस और जो विल्किंस थे उन्होंने इसकी अध्ययन किया था, लेकिन जो मुख्य सहयोगी था वो फ्रैंकलिन था। इसलिए इस जगह पर मॉरिस को सही नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। तो आपको किसका प्रयोग करना है? फ्रैंकलिन और विल्किंस का। जितनी भी अच्छी ऑथर की बुक्स होती हैं उन सभी में विल्किंस के साथ किसका नाम आता है? फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक का। तो फ्रैंकलिन और विल्किंस ने किंग्स कॉलेज लंदन में अध्ययन करते हुए डीएनए की संरचना प्राप्त करने का प्रयास किया। यह संरचना उन्होंने एक्स किरणों की सहायता से प्राप्त की और जिस विधि का उन्होंने इस चित्र को या इस संरचना को प्राप्त करने में प्रयोग किया उस विधि का नाम था एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है। तो विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा डीएनए के क्या प्राप्त किए? कुछ डायग्राम या फिर पिक्चर्स प्राप्त की, चित्र प्राप्त किए। ठीक है। इन चित्रों का अध्ययन किया गया फिर जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1953 में। ठीक है। तो जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 में फ्रैंकलिन तथा विल्किंस द्वारा प्राप्त किए डायग्राम का क्या किया? अध्ययन किया। इन्होंने डीएनए का अध्ययन नहीं किया था, इन्होंने क्या किया? सिर्फ इन डायग्राम्स का अध्ययन किया जो किन्होंने प्राप्त किए थे, फ्रैंकलिन तथा विल्किंस ने। और इन्होंने किन्होंने वॉटसन एवं क्रिक ने इन डायग्राम्स के अध्ययन के आधार पर डीएनए की त्रिविमीय संरचना, कौन सी संरचना?
डीएनए की त्रिविमीय संरचना का प्रतिपादन किया और इस संरचना को उन्होंने नाम दिया द्विरज्जु की संरचना या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो डबल जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए की वो किसने दी है? वॉटसन और क्रिक ने। और इसी द्विरज्जु की संरचना पर हमारा डीएनए का क्या आधारित है? मॉडल आधारित है। तो डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वॉटसन एवं क्रिक ने। किसकी सहायता से? फ्रैंकलिन तथा विल्किंस की सहायता से। इसके लिए सन 1962 में वॉटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किसको दिया? वॉटसन एवं क्रिक को। कुछ बुक्स के अनुसार उस समय विल्किंस को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन जैसे कि बुक्स में नॉर्मल जो बुक्स होते हैं उन सब में लिखा हुआ है कि सन 1962 में वॉटसन तथा क्रिक को डीएनए की 3D संरचना यानी कि द्विरज्जु की संरचना का वर्णन करने हेतु या डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने हेतु नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो इस प्रकार वॉटसन एवं क्रिक ने क्या दिया? डीएनए मॉडल। वास्तव में इस मॉडल का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? फ्रैंकलिन तथा विल्किंस को, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसके चित्र प्राप्त किए थे। वास्तविक मॉडल किसने दिया है? वॉटसन एवं क्रिक ने। इसलिए डीएनए मॉडल देने का श्रेय किसे दिया जाता है? वॉटसन एवं क्रिक को। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस एक छोटा सा बता देता हूं आप लोगों को, कुछ किताबों में 1962 की जगह 1963 भी लिखा हुआ है, जैसे अपनी ही सीबीएस बुक के अंदर 1963 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी डेट में ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, या तो 62 है या फिर 63 है। ऑप्शन में या तो 63 आएगा या 62 ही आएगा। अगर आपको लिखना है तो आप सीबीएस के अनुसार 1963 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां पर यह देखा कि फ्रैंकलिन और विल्किंस ने डीएनए की संरचना का अध्ययन किया एक्सरे के आधार पर, और विधि का नाम दिया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसके आधार पर उन्होंने डीएनए के डायग्राम प्राप्त किए। किसने? फ्रैंकलिन तथा विल्किंस ने। किसके डायग्राम प्राप्त किए थे? डीएनए के। किसके आधार पर? एक्स किरणों के आधार पर। और तकनीकी को क्या नाम दिया? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इस तकनीकी के आधार पर उन्होंने डायग्राम प्राप्त किए। उन डायग्रामों का अध्ययन वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया। तो वॉटसन और क्रिक ने इन डायग्रामों का क्या किया? अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने इसकी कौन सी संरचना प्रस्तुत की? 3D संरचना या फिर द्विरज्जु की संरचना। इसी संरचना को किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है? डीएनए मॉडल के रूप में। ठीक है, तो ये था डीएनए मॉडल। अब इस डीएनए मॉडल में वॉटसन और क्रिक ने क्या क्या बातें बताई? पहली बात कि यह जो डीएनए मॉडल होगा वो कैसा होगा? डबल हेलिकल होगा। डबल हेलिकल मतलब डबल हेलिकल का मतलब होगा द्विरज्जुकी होगा, मतलब दो रज्जुकों से बना होगा। देखो, पहला ये रहा एक रज्जुक और दूसरा इसी के समीप दूसरा रज्जुक। तो जितने भी डीएनए मॉडल होंगे, जितने भी डीएनए मॉडल जो डीएनए मॉडल वॉटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया था, उसमें उन्होंने कहा कि मॉडल कैसा होगा? द्विरज्जुकी होगा। दूसरी बात, इन्होंने बताया कि ये जो रज्जुक होंगे कैसे होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल मतलब प्रतिविन्यासित या प्रति समांतर होंगे। अब इसका मतलब क्या बताया इन्होंने? इसका मतलब बताया कि जैसे हमारे पास दो डीएनए के स्ट्रैंड है, पहला ये हो गया और आपके पास दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड ये हो गया द्विरज्जुकी। तो ये प्रति समांतर कैसे है कि अगर कोई एक स्ट्रैंड 3' से प्रारंभ हो रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड प्रारंभ होगा 5' से। ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड प्रारंभ हो रहा है 5' से और ये वाला स्ट्रैंड किससे प्रारंभ हो रहा है? 3' से। तो इसी स्ट्रैंड का जो दूसरा सिरा होगा वो कहलाएगा 3' और इस स्ट्रैंड का दूसरा सिरा कहलाएगा 5'। यानी कि एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट है। एक 5 है तो दूसरा 3 है, एक 3 है तो दूसरा कैसा है? 5 है। मतलब ये क्या है? प्रति समांतर है। प्रति समांतर का इन्होंने उदाहरण किस आधार पर लिया है? 3' और 5' के आधार पर, या 3 प्राइम और 5 प्राइम के आधार पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जिस डीएनए का मॉडल बताया था उस मॉडल में क्या पाया गया था? एक कुंडलन, मतलब वो डीएनए थोड़ा सा घुमा हुआ था। और किस और घुमा हुआ था? राइट की तरफ।
मतलब उसका कुंडलन कैसा था, राइट हैंडेड, दाएं हाथ की तरफ क्या था, घूमा हुआ था। ठीक है, इनके अनुसार जो डीएनए मॉडल दिया गया उसमें डीएनए का व्यास बताया गया लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो डीएनए था इसका व्यास मतलब इसकी चौड़ाई कितनी बताई गई है, 20 एंगस्ट्रॉम या लगभग 2 नैनोमीटर, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने एक कुंडलन, इस डीएनए, ये पूरा का पूरा डीएनए कैसा है, कुंडलित है, लेकिन इस डीएनए में एक कुंडलन की जो लंबाई है, जैसे ये कुंडलन यहां से प्रारंभ होकर यहां समाप्त हो गया, ये पूरा एक कुंडलन है, तो इस कुंडलन की लंबाई इन्होंने कितनी बताई, इस एक कुंडलन की लंबाई इनके द्वारा बताई गई 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, ये कुंडलन की लंबाई बताई गई। और इस कुंडलन में ये जो एक कुंडलन होगा, इस एक कुंडलन में लगभग कितने नाइट्रोजन क्षारक पाए जाएंगे, 10 नाइट्रोजन क्षारक। एक कुंडलन में नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या इन्होंने कितनी बता दी, 10 नाइट्रोजन क्षारक। और दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की जो दूरी, आपके बीच में रेड और ब्लैक लाइंस जो दिख रही हैं, ये नाइट्रोजन क्षारक हैं जिनके बीच हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे। तो इनके अनुसार एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है और इसमें लगभग 10 नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच का जो स्थान बताया इन्होंने कि जो दो नाइट्रोजन क्षारक होंगे, दो नाइट्रोजन क्षारक होंगे, उनके बीच में कितना स्थान होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.3 नैनोमीटर का। ठीक है, कितना स्थान होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम का या फिर 0.34 नैनोमीटर का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि जब डीएनए के कुंडलन का अध्ययन किया गया तो यहां पर दो प्रकार की खांच देखी गई। एक खांच को कहा जाता है छोटी खांच, ये छोटी खांच है, ये बड़ी खांच है, ये छोटी है, ये बड़ी है या चौड़ी है, ये छोटी है, ये चौड़ी या बड़ी खांच है। तो इन्होंने दो तरह की खांच देखी डीएनए के अपने मॉडल में। एक खांच को कहा गया छोटी खांच अथवा माइनर ग्रूव, एक खांच को कहा गया चौड़ी खांच अथवा मेजर ग्रूव। ठीक है, क्या कहा गया, छोटी खांच, और दूसरी को कहा गया चौड़ी खांच। ये जो छोटी खांच थी इसकी इन्होंने चौड़ाई बताई थी, जो छोटी खांच थी उसकी चौड़ाई बताई लगभग 1.2 नैनोमीटर, जबकि जो चौड़ी खांच थी या जो बड़ी खांच थी उसकी इन्होंने चौड़ाई बताई थी 2.2 नैनोमीटर। ठीक है, चौड़ी खांच की लंबाई या उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी बताई, 2.2 नैनोमीटर, और जो छोटी खांच थी उसकी चौड़ाई कितनी बताई, 1.2 नैनोमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। जितने भी इसके बाद जितने भी डीएनए होंगे वॉटसन और क्रिक के द्वारा बताए गए वो सारे के सारे कैसे होंगे, डबल स्टैंडर्ड होंगे। कैसे होंगे, द्विरज्जुकी होंगे। लेकिन एक एग्जांपल आएगा, अभी मैं आपको एक बार उस एग्जांपल को बताता हूं, लेकिन एक बार क्योंकि मुझे इससे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे राइट करूंगा मैं नेक्स्ट सारी चीजें। तो आपको एक बार और बता देता हूं कि वॉटसन और क्रिक के द्वारा जो डीएनए मॉडल दिया गया था वो कैसा था, द्विरज्जुकी, मतलब दो रज्जुकों से बनाया हुआ। ये इसमें जो रज्जुक थे वो कैसे थे, एंटी पैरेलल, मतलब प्रति समांतर। अगर एक 3' से स्टार्ट हो रहा था तो दूसरा किससे स्टार्ट हो रहा था, 5' से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो कुंडलन था वो कैसा था, राइट हैंडेड, मतलब ये डीएनए अणु किस तरफ घूमा हुआ था, दाहिनी तरफ घूमा हुआ था। ठीक है, जिसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर, ये इसका व्यास है 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर। इसमें जो कुंडलन होगा, एक कुंडलन, उसकी लंबाई कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। और इस एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजन क्षारक पाए जाएंगे, 10। इस एक कुंडल में कितने नाइट्रोजन क्षारक पाए जाएंगे, 10 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाएंगे। और दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद यहां पर दो तरह की खांचे पाई जाएंगे, एक छोटी खांच और दूसरी चौड़ी खांच। जो छोटी खांच होगी उसकी चौड़ाई होगी 1.2 नैनोमीटर, जबकि जो चौड़ी खांच होगी उसकी यहां पर चौड़ाई होगी लगभग 2.2 नैनोमीटर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहां तक। तो हमारे हो चुके हैं टोटल 8 पॉइंट। उसके बाद लेते हैं हम 9 पॉइंट।
ठीक है। नेक्स्ट है इसका 9 पॉइंट। जितने भी संरचनाएं बताई गई हैं डीएनए की वाटसन और क्रिक के द्वारा, उनमें जो डीएनए मॉडल दिया गया है उस डीएनए मॉडल के अनुसार यह डीएनए कैसा होगा, द्विरज्जुकी होगा। ये मैं पहले बता चुका हूं कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, द्विरज्जुकी होगा। लेकिन इसका क्या है, एक अपवाद है। क्या है इसका अपवाद? अपवाद क्या है इसका, 5 × 174। ये एक प्रकार का क्या है, वायरस। इसमें भी डीएनए पाया जाता है, और जब भी किसी जीव में डीएनए होता है तो वह डीएनए हमेशा कैसा होता है, द्विरज्जुकी होता है। लेकिन 5 × 174 वायरस में ये एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरियोफेज या फिर वायरस। इस वायरस में जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, एकल रज्जुकी। ठीक है, तो सामान्यतः डीएनए क्या होते हैं, द्विरज्जुकी होते हैं। लेकिन अपवाद क्या आ गया, 5 × 174। ये क्या है, एक प्रकार का वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज। क्या करेगा, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करेगा। और इसके अंदर जो डीएनए पाया जाएगा वो कैसा होगा, एकल रज्जुकी होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 10वां लेते हैं कि डीएनए मॉडल जो दिया गया था उसमें डीएनए की संरचनात्मक इकाई बताई गई, और डीएनए की संरचनात्मक इकाई को इस मॉडल के अनुसार क्या कहा गया, सिस्ट्रोन कहा गया था। ठीक है, डीएनए में कुछ इकाइयां पाई जाती है, सिस्टोन, म्यूटोन, ड्रैकोन, कॉम्प्लोन, ये कुछ प्रकार की क्या है, इकाइयां हैं। इनमें से सिस्ट्रोन को डीएनए की क्या कहा गया था, संरचनात्मक इकाई। कौन सी इकाई कहा गया, डीएनए की संरचनात्मक इकाई। मतलब डीएनए किससे बना हुआ है, सिस्ट्रोन से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस डीएनए मॉडल में चारगाफ नियम भी लागू होता है। जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया है उसमें कौन सा नियम लागू होता है, चारगाफ नियम। अब चारगाफ नियम क्या है, चारगाफ नियम यह है कि जितनी परसेंटेज में, नाइट्रोजन क्षारकों की बात करता है चारगाफ नियम, कि जितनी परसेंटेज में एडेनिन पाया जाएगा, जितनी परसेंटेज में एडेनिन पाया जाएगा उतनी ही परसेंटेज में कौन पाया जाएगा, थायमिन पाया जाएगा। ठीक है, इन दोनों की परसेंटेज क्या होगी, बराबर होगी। मतलब एडेनिन और थायमिन एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी बात ये करता है कि जितनी परसेंटेज में ग्वानिन पाया जाएगा, जितनी प्रतिशत मात्रा में ग्वानिन उपस्थित होगा उतनी ही प्रतिशत मात्रा में कौन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा। मतलब ग्वानिन और साइटोसिन क्या होंगे, बराबर मात्रा में होंगे। इसी नियम को क्या कहते हैं, चारगाफ नियम। यहां पर एडेनिन एवं थायमिन के बीच में द्विबंध उपस्थित होते हैं, जबकि ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में त्रिबंध उपस्थित होते हैं। इसका मतलब ग्वानिन एवं साइटोसिन के बीच पाए जाने वाले बंध स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू एडेनिन एवं थायमिन के बीच पाए जाने वाले बंधों से। मतलब ये बंध ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसकी तुलना में, एडेनिन और थायमिन के बीच पाए जाने वाले बंधों की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर जो डीएनए का मॉडल दिया गया था उसमें ये बीच में जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये लाइन किसको व्यक्त करती हैं, नाइट्रोजन क्षारकों को। किसको व्यक्त करेगी, ये वाली लाइंस रेड और ये वाली ब्लैक किसको व्यक्त करेंगी, नाइट्रोजन क्षारकों को। जो क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन क्षारक आनुवांशिक सूचनाओं का क्या करेंगे, संचरण करेंगे। आनुवांशिक सूचनाओं का क्या करेंगे, ये संचरण करेंगे। जबकि ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है बाहर वाली, ये जो लाइनिंग है ये किस किस से बनी है, ये बनी हुई है फास्फेट समूह से प्लस पंच शर्करा से। और इन दोनों से बनी हुई इस लाइन को डीएनए की क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, डीएनए के रीढ़ की हड्डी कहते हैं। समझ में आ गई ये बात। तो ये था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया डीएनए का मॉडल। ठीक है, तो डीएनए का ये जो मॉडल है ये वाटसन और क्रिक ने क्या किया, प्रपोज किया है, दिया है। ये इसकी उन्होंने संरचना बता दी। व्यास हो गया, एक हेलिकल की लंबाई हो गई 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। उसके बाद दो खांच हो गई, एक छोटी खांच एक चौड़ी खांच। ठीक है, ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच की दूरी हो गई 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। ये 34 एंगस्ट्रॉम का जो एक कुंडलन है, इसके अंदर नाइट्रोजन क्षारकों के जो समूह होगा, ये जो पेयर होगा, युग्म होगा, उसकी संख्या कितनी बताई गई है, 10 बताई गई है। ठीक है, सामान्यतः ये जितने भी डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विरज्जुकी। लेकिन एक वायरस है जिसका नाम है 5 × 174। इस वायरस के अंदर डीएनए कैसा होगा,
एकल रज्जु की होगा, सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ होता है। इसी प्रकार जितने भी आरएनए होते हैं वो सारे के सारे एकल रज्जु के होते हैं, लेकिन एक वायरस है जिसे रियो वायरस या वुंड ट्यूमर वायरस कहा जाता है। एक वायरस है रियो वायरस, एक और वायरस है वाउंड ट्यूमर वायरस। उन दोनों के अंदर जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, द्विरज्जु की होता है। वायरस का नाम क्या है, रियो वायरस, याद रखना, रियो वायरस। इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है, आरएनए। और जब भी आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है तो आरएनए हमेशा एकल रज्जु के होता है, लेकिन इसमें जो आरएनए है वो कैसा है, डीएस, मतलब डबल स्ट्रैंडेड, मतलब द्विरज्जु की है। ठीक है, तो दोनों अपवाद याद रखना, ये भी अपवाद है आरएनए के लिए, ये अपवाद है डीएनए के लिए। इसका डीएनए कैसा है, एकल रज्जु की, जबकि डीएनए सामान्यतः कैसा होता है, द्विरज्जु की। ठीक है, डीएनए की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, सेस्ट्रॉन। उसके बाद ये जो मॉडल है चारगाफ नियम को क्या करता है, फॉलो करता है, या चारगाफ नियम इस पर लागू होता है। जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन, और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गुआनिन होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक यहाँ पर आनुवंशिक सूचनाओं को संचरित करेंगे, जबकि ये जो बाहर वाली लाइनिंग है ये फास्फेट और शर्करा से बनी हुई होगी, जिसे डीएनए की क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। किसी वजह से यदि इनको बाहर निकाल दिया जाएगा तो डीएनए क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा और अपने लक्षणों को खो देगा। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, ये हो गया वॉटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल। ठीक है, किसने दिया डीएनए मॉडल, ये वॉटसन और क्रिक ने, और ये है इस डीएनए मॉडल की संरचना। तो ये जितने भी उसके बाद भी और भी मॉडल आए डीएनए के, ये जो डीएनए मॉडल था जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था, ये डीएनए का बी प्रकार का मॉडल था। किस प्रकार का मॉडल था, बी प्रकार का। सामान्यतः जो डीएनए के मॉडल होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। यहां पर कितने प्रकार के प्रारूप आ गए डीएनए के, 5 प्रकार के प्रारूप। ठीक है, इन 5 प्रकार के प्रारूपों में सबसे पहले देखते हैं कुंडलन इनका। कुंडलन मतलब किस तरफ घूमे हुए होते हैं, तो ए डीएनए किस तरफ घूमा होगा, राइट हैंड में, बी डीएनए भी राइट हैंडेड होगा, मतलब दाहिनी तरफ घुमा होगा। वॉटसन और क्रिक ने इसी बी डीएनए का अध्ययन किया था, और हम जितने भी डायग्राम बनाते हैं ना वो हमेशा किसके बनाते हैं, बी डीएनए के। एक बार इंटरनल एक्सटर्नल ने प्रैक्टिकल में वाइवा में क्वेश्चन पूछा था कि हम जो डायग्राम बना रहे हैं डीएनए का वो कौन सा डीएनए, तो जितने भी डायग्राम हम बनाते हैं डीएनए का वो कौन सा होता है, बी डीएनए होता है। ठीक है, सी डीएनए जो होगा उसका कुंडलन भी कैसा होगा, राइट हैंडेड होगा, मतलब किस तरफ होगा, दाहिनी तरफ। डी डीएनए का भी कैसा होगा, राइट हैंडेड होगा, लेकिन जेड डीएनए का जो कुंडलन होगा वो कैसा होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, मतलब कुंडलन कैसा होगा, बाईं तरफ होगा। ठीक है, इनके जो कुंडलन होता है वो सामान्य दिखाई देते हैं। सामान्य मतलब जैसे आपको ये दिख रहा है ना, बिल्कुल सामान्य सा, इसके भी सामान्य, इसके भी सामान्य, इसके भी सामान्य। लेकिन अगर ये जेड डीएनए होता तो इसके कुंडलन कुछ इस प्रकार के दिखाई देते, मतलब कैसे दिखाई देते, जिगजैग प्रकार के। ठीक है, उसके बाद इनके एक कुंडलन के अंदर नाइट्रोजन क्षारकों की जो संख्या है वो ए में 11 है, बी में 10 है, सी में 9.33 है, डी में 8 है और जेड में कितनी है, 12 है। ठीक है, अगर इनके डीएनए का व्यास देखा जाए तो ए डीएनए का जो व्यास है वो लगभग कितना है, 23 एंगस्ट्रॉम। बी डीएनए का व्यास जो है वो लिखा हुआ तो 19 होता है, लेकिन हम जानते हैं कि कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। सी डीएनए का व्यास 19 एंगस्ट्रॉम, डी डीएनए का व्यास भी 19 एंगस्ट्रॉम, जबकि जेड डीएनए का जो व्यास है वो कितना है, 18 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए के प्रारूप। तो डीएनए के कुल कितने प्रारूप बताए गए हैं, 5 प्रारूप, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए की कुंडलन कैसा होगा, दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ, लेकिन जेड का कैसा होगा कुंडलन, बाईं तरफ। ए डीएनए का कुंडलन सामान्य होगा, बी का भी सामान्य, सी का भी सामान्य, डी का भी सामान्य, लेकिन जेड का कुंडलन कैसा होगा, जिगजैग। देखो ये अंतर है दोनों में, ये सामान्य कुंडलन है, ये जिगजैग कुंडलन है। ठीक है, ए डीएनए में एक हेलिकल के अंदर नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी है, एक हेलिकल मतलब एक कुंडलन में नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी है, 11, बी में 10, सी में 9.33, डी में 8 और जेड में कितनी है, 12। ठीक है, ज्यादा तो अंतर वो जो करवाता है वो बी डीएनए और जेड डीएनए में ही करवाता है। ठीक है, इनका जो व्यास है डीएनए का वो है 23 एंगस्ट्रॉम,
बी डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम, सी डीएनए का 19 एंगस्ट्रॉम, डी डीएनए का 19 एंगस्ट्रॉम और जेड डीएनए का 18 एंगस्ट्रॉम, 18 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां पर हमारा डीएनए हो गया समाप्त। ठीक, मैंने आपको डीएनए की संरचना बता दी है। वैसे डीएनए समाप्त मतलब डीएनए की संरचना मान लीजिए, डीएनए का रासायनिक संगठन मान लीजिए, डीएनए के गुण मान लीजिए, वो समाप्त। अब हम स्टार्ट करेंगे आरएनए को, और आरएनए के तुरंत बाद स्टार्ट करेंगे 3 मुख्य प्रक्रियाएं। प्रतिकृतिकरण मतलब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन, और ट्रांसलेशन मतलब अनुवादन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे हमारे। ठीक है, तो आपका डीएनए कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरएनए की संरचना। ठीक है, एक जो छोटी सी चीज होती है वो एक बता देता हूं आप लोगों को नॉलेज के लिए। वॉटसन और crick ने तो कौन से डीएनए के बारे में बता दिया है? बी डीएनए के बारे में। मतलब जो मॉडल दिया था वो किसका दिया था? बी डीएनए का। एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है? ये जो जेड डीएनए, इस जेड डीएनए के बारे में किसने बताया? तो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना, वैज्ञानिकों के नाम है वेंग और रिच। इन 2 वैज्ञानिकों ने किस डीएनए के बारे में बताया था? जेड डीएनए के बारे में। जबकि बी डीएनए का जो मॉडल था या बी डीएनए के बारे में किसके द्वारा बताया गया था? वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा। और अंतर भी अगर करवाता है वो तो हमेशा किस में करवाता है? बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।